हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड। और ज्योग्राफी का क्रेश कोर्स हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस 2024 के लिए। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एक क्रैश कोर्स निकलना चाहिए उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए। तो इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले हम ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं, जिसमें हम पूरी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। जो जो भी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे उन सारे टॉपिक को क्रैश कोर्स में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद क्रैश कोर्स होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस क्रैश कोर्स को बहुत अच्छे से देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट हम करेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। तो अर्थ का ओरिजिन हमारे पास किस तरीके से हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे कि गैलेक्सीज़ क्या होती हैं, स्टार का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, और इस तरीके से हम एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम करके इसी तरीके से आगे जाते रहेंगे और हमारे जो टॉपिक हैं वो भी कवर होते रहेंगे। तो आज पढ़ते हैं सबसे पहले ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, ये यूनिवर्स की बात करते हैं, तो उसमें बहुत जोग्राफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी हैं। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे ओल्ड थ्योरीज़ भी हैं और कुछ मॉडर्न थ्योरीज़ भी हैं। तो क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करेंगे। जो मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है वो हो जाती है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी से हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तो किस तरीके से गैलेक्सीज़ बनी, किस तरीके से स्टार्स बने। तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर बिग बैंग थ्योरी में। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या है, यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये कहा जाता था कि जब यूनिवर्स नहीं बना था, जब यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यूनिवर्स का जब स्टार्टिंग पॉइंट था तो वहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल टाइनी बॉल जैसा कुछ था। टाइनी बॉल जैसा एक ऐसा ऐसा मैटर था जो बहुत ही वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कम था, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कम था। इसका टेम्परेचर और प्रेशर, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, तो शुरू में जो मैटर था वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड था, लाइक अ टाइनी बॉल। ठीक है, लाइक अ टाइनी बॉल, तो एक ही जगह पे था, जिसे हम सिंगुलरिटी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी भी कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि सिंगुलरिटी इज़ रिलेटेड टू द, तो आपको होना चाहिए, आप वहाँ पे आप बोलेंगे कि सिंगुलरिटी इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो मास था वो कंसंट्रेटेड था लाइक अ टाइनी बॉल। तो ये मास जब कंसंट्रेटेड था तो इसका वॉल्यूम बहुत कम था, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि 13.7 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि जब ये स्मॉल टाइनी बॉल जैसा जो जहाँ पे सारा का सारा मास, सारी की सारी एनर्जी कंसंट्रेटेड थी, वो एक्सप्लोड होती है। वो क्या होती है, एक्सप्लोड होती है। ठीक है, और एक्सप्लोड होने के बाद विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड ये अपने आप को एक्सपेंड करने लग जाती है। ये जो सिंगुलरिटी थी ये अपने आप को क्या करती है, एक्सपेंड करती है इन ऑल डायरेक्शन, एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 जो यूनिवर्स होता है वो एक्सपेंड करता जाता है। ठीक है, अब जब ये 13.7 बिलियन ईयर एगो जब ये सिंगुलरिटी एक्सपेंड हुई, एक्सप्लोड हुई, उसके बाद एक्सपेंड हुई, तो बहुत सारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, बहुत सारी क्या हुई, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती हुई हमको देखने को मिली। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या हुआ, विद इन अ 3 मिनट हमें एटम का फॉर्मेशन हमें होते हुए देखने को मिला। तो विद इन अ 3 मिनट हमें एक एटम क्या हुआ, देखने को मिला। ठीक है, तो वो एटम किससे, हीलियम और हाइड्रोजन का मेनली ही था। ठीक है, मेनली हीलियम और हाइड्रोजन का ही था। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 क्या होता रहा कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड होता रहा, और जैसे जैसे एक्सपेंड होता रहा तो जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होता रहा, कम होता रहा। ठीक है, और जैसे जैसे
ये यूनिवर्स बढ़ता रहा तो हमें देखने को मिलेगा कि गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन होते हुए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हम देखें यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं, जब यूनिवर्स का एक्सपेंड हुआ तो एक्सपेंड का मतलब क्या हुआ, जो गैलेक्सीज़ बननी थी, ये गैलेक्सीज़ कैसे बननी थी, उस एनर्जी के कारण, जो एनर्जी एक्सप्लोड हुई, उस एनर्जी के बाद जो मैटर बना, उस मैटर से जो गैलेक्सीज़ बनी, उस गैलेक्सीज़ के बीच का जो डिफरेंस है, देखिए गैलेक्सीज़ के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया। ये देखिए धीरे धीरे गैलेक्सीज़ के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी को ही बोलने हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए कि आपको जब देखिए एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जैसे गुब्बारा होता है, जैसे आप गुब्बारा देखने को मिलेगा आपको, तो जब आपके पास गुब्बारा होता है तो गुब्बारे पे आप दो बिंदु इस तरीके से डालेंगे और जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो ये जो दो, जैसे गुब्बारा फूलता जाएगा इस तरीके से, तो ये जो दो बिंदु होंगे जो आपने यहाँ पे पॉइंट करे थे वो धीरे धीरे आपको दूर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से यूनिवर्स का भी क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। और यूनिवर्सन का एक्सपेंशन होने का मतलब है गैलेक्सीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती गई। ठीक है, वो क्या हुई, बढ़ती गई। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए गैलेक्सीज़ क्या थी, गैलेक्सीज़ भी थी क्या थी, गैलेक्सीज़ क्या थी, एक प्रकार से गैसियस क्लाउड थी। ठीक है, गैसियस क्लाउड थी, गैसियस क्लाउड थी। ठीक है, गैसियस क्लाउड थी जिसे हम नेबुला भी कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नेबुला भी कहेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा गैसियस क्लाउड था ना उसको हम नेबुला कह रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, नेबुला कह रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब जो गैसियस क्लाउड था जिसे हम नेबुला कह रहे थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो देखिए मैं ध्यान से आपको समझाता हूँ, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है उसको आप ध्यान से समझिए ताकि चीज़ें आपको अच्छे से आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो ये गैलेक्सीज थी, गैलेक्सीज क्या थी, एक गैसियस क्लाउड थी जिसे हम नेबुला कह रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे एनर्जी यूनिवर्स में फैलती गई, एनर्जी यूनिवर्स में फैलती गई तो जो एनर्जी थी और जो मैटर था वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिवर्स में जो एनर्जी थी, जो एनर्जी थी या जो मैटर था, एनर्जी एंड जो मैटर था वो यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली क्या नहीं हुआ था, यूनिफॉर्मली एक्सपेंड नहीं हुआ था। तो उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से क्या हो गया, जो ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशन में भी डिफरेंसेस आने लग गए। ठीक है, जब डेंसिटी देखिए, एनर्जी और मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, डेंसिटी में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। और डेंसिटी में डिफरेंशिएशन देखने के साथ साथ आपको ग्रेविटेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद जो एनर्जी, जो डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंशिएशन और ग्रेविटेशन डिफरेंशिएशन आपको देखने को जो मिला तो उससे क्या हुआ, जो डिफरेंट जो एनर्जी थी या मैटर थी वो आपस में क्या होने लग गए, आपस में एक्मुलेट होने लग गए। ठीक है, आपस में क्या होने लगे, एक्मुलेट होने लगे। और आपस में एक्मुलेट हुए तो इस तरीके से आपस में जब ये गैसेस और जो एनर्जी मैटर आपस में एक्मुलेट होते गए तो उससे क्या हुआ, गैलेक्सी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या हो गई, एक गैसियस क्लाउड है जिसे हम नेबुला भी कहेंगे। तो इस तरीके से आपको गैलेक्सीज देखने को मिली। अब जब हमें गैलेक्सीज देखने को मिल गई तो गैलेक्सीज के बाद देखिए, जब हमें गैलेक्सीज देखने को मिल गई, ठीक है, तो गैलेक्सीज देखने को मिल गई तो गैलेक्सीज के बाद अब हमारा फॉर्मेशन होगा, गैलेक्सीज के बाद फॉर्मेशन होगा किसका, यहाँ पे आपको स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टार बने कैसे, देखिए स्टार कैसे बने, स्टार देखिए कैसे बने, देखिए जो गैलेक्सीज थी वो गैसियस नेबुला थे इस तरीके से। ठीक है, ये थी इस तरीके से गैसियस क्लाउड थे जिन्हें हम नेबुला भी कह रहे थे। ठीक है, नेबुला भी कह रहे थे। अब इस गैसियस क्लाउड जिसे हम नेबुला कह रहे थे इसी के अंदर क्या होने लग गया, अब इस तरीके से था, अब मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बनाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये गैसियस क्लाउड था जिसे हम नेबुला कह रहे थे, इसी के अंदर ही क्या हुआ, इसी के अंदर ही डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो हमारे यूनिवर्स था वो भी क्या हो रहा था, कूल डाउन हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, कूल डाउन हो रहा था। ठीक, जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे वो कूल डाउन हो रहा था।
उस वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही थी और साथ साथ में ग्रेविटेशन में भी चेंजेस होते रहे थे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, डिफरेंट ग्रेविटेशन की वजह से ही क्या हो रहा था कि इस गैसियस जो क्लाउड था जिसे हम नेबुला कह रहे थे, इसके अंदर ही मतलब गैलेक्सी के अंदर ही जो गैसेस थे वो लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैसेस यहाँ बनने लगे। किसके अंदर? गैलेक्सीज के अंदर, ठीक है। तो लोकलाइज मतलब पर्टिकुलर जगह पे जो गैसेस के क्लम्प बनने लगे, गैसेस के क्लम्प बनने लगे। गैसेस के क्लम्प मतलब जो गैसेस थी वो एक जगह पे इकट्ठा होके डेंस होने लगी, ठीक है। इस तरीके से एक जगह पे इकट्ठा होने लगी और इसी से ही क्या हुआ, इसी से ही स्टार का फॉर्मेशन हुआ। इसी से ही क्या हुआ, स्टार का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टार आपको देखने मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टार यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्टार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो पूरी है, ये पूरी जो चीज़ यहाँ पे मैंने बनाई ये गैलेक्सी है और गैलेक्सी के अंदर ही ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस बने। लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस मतलब गैसेस आपस में इकट्ठा होने लगी। जब कूल डाउन यूनिवर्स जब फैला, कूल डाउन होने लगा तो उससे क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ और क्लाउड जो गैसेस थे वो आपस में जुड़ने लगी और उससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें स्टार फॉर्मेशन देखने को मिला। तो इस तरीके से स्टार का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। अब इस स्टार के अंदर क्या हुआ, अब इस स्टार के अंदर क्या हुआ ये देखते हैं हम। अब इस स्टार के अंदर क्या हुआ, अब मैं स्टार यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका ये हो गया गैलेक्सी, ये यहाँ पे आपका गैलेक्सी हो गया, ठीक है। ये गैलेक्सी हो गया और गैलेक्सी के अंदर लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस जिन्हें हम स्टार कह रहे हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्टार कह रहे हैं, ठीक है। और फिर स्टार के अंदर दोबारा से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है, और कूलिंग डाउन की वजह से दोबारा देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, चीज़ें क्या होती है, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। उससे देखिए टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, उससे क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन और ग्रेविटी डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्टार के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार के अंदर कूलिंग डाउन की वजह से धीरे धीरे एक कोर बनने लगा, ठीक है, एक कोर बनने लगा, ठीक, गैसेस का कोर बनने लगा। गैसेस का एक यहाँ पे आपको कोर देखने को मिलेगा और इस कोर के अराउंड, ठीक है, जो गैसेस थी इस तरीके से रोटेट करने लगी, इस तरीके से रोटेट करने लगी, ठीक है। तो ये रोटेशन ऑफ गैसेस हो रहा है, रोटेशन ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गैसेस आपको देखने को मिलेगा। और रोटेशन ऑफ गैसेस की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे जो ये बाहर पे जो ये गैस थी ये भी कूल डाउन होने लगी और इस तरीके से छोटे छोटे कलर से मैं चेंज कर लेता हूँ, छोटे छोटे आपको यहाँ पे सॉलिड बॉडी, गैसेस की सॉलिड बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम प्लेंटिसिमल कहते हैं, जिसे हम प्लेंटिसिमल कहते हैं, ठीक है, प्लेंटिसिमल हम कहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये प्लेंटिसिमल एक दूसरे से आपस में जुड़ गए, ठीक है, आपस में एक्रीशन हो गया इनका, धीरे धीरे क्या हो गया, एक्रीशन हो गया, धीरे धीरे इनका एक्रीशन हो गया, मतलब आपस में ये मिल गए। तो धीरे धीरे इन प्लेंटिसिमल का क्या हुआ, एक्रीशन हुआ, एक्रीशन ऑफ प्लेंटिसिमल, ठीक है, एक्रीशन ऑफ प्लेंटिसिमल। तो एक्रीशन ऑफ प्लेंटिसिमल होने की वजह से ये हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, ये प्लैनेट्स हमको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। तो जब वो जो सॉलिड बॉडीज़ थी, जो प्लेंटिसिमल थे, छोटे छोटे गैसेस के पार्टिकल्स थे, ठीक है, उसमें अलग अलग से गैसेस भी थे, अलग अलग से मैटर भी थे, एटम भी थे, वो आपस में जुड़ने लगे और फिर एक्रीशन हुआ जब प्लेंटिसिमल का, एक साथ वो मिले तो प्लैनेट्स हमको देखने को मिले। तो यानी कि आप देखोगे गैलेक्सीज़ के अंदर बहुत सारे हमें स्टार्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे और स्टार के अंदर आपको बहुत सारे प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक देखिए, समझ गए आप। तो गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार हैं और स्टार के अंदर प्लैनेट्स देखने को आपको मिलेंगे। नाउ यहाँ पे अब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे।
तो सोलर सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे बनता है, ठीक है। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक स्टार होता है, ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम में अगर स्टार की बात करेंगे तो सन है, और इस स्टार के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, और इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम तैयार होके हमें दिखता है। इसके अलावा जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम देखेंगे मून्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स आपको देखने को मिलेंगे, मीटेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सन के अराउंड ये किस तरीके से एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते जा रहे हैं। इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, देखिए इलिप्टिकल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इलिप्टिकल पाथ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसकी एक मेजर एक्सिस होती है, ठीक है, और इसकी एक माइनर एक्सिस होती है। ये देखिए सर्कल और इसमें डिफरेंस है। देखिए सर्कल कैसे होता है, देखिए सर्कल में क्या होता है कि सेंटर से अगर आप सर्कल पे टच करोगे किसी भी लाइन को, जिसे हम रेडियस कहते हैं, वो बराबर होती है, ठीक है, वो बराबर होती है। बट यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ में अगर आप देखोगे तो एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अर्थ होगा तो ये सबसे दूर होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अर्थ होगा तो ये सबसे नज़दीक होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले अब बात करेंगे, जो सोलर सिस्टम था हमारा वो बना था 4.6 बिलियन ईयर एगो बना था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 4.6 ईयर एगो हमारा सोलर सिस्टम बन के तैयार हुआ। अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं बता देता हूँ। तो सोलर सिस्टम में देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, सोलर सिस्टम में आपको मैंने अभी बताया आपको एस्टेरॉयड देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे, मेटेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये सोलर सिस्टम में ये आपके प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गए, यहाँ पे किस किस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे क्यूपियर बेल्ट होती है, ये क्यूपियर बेल्ट है, ठीक है, जो लास्ट में प्लेटो के बाद आपको देखने को मिलेंगे क्यूपियर बेल्ट। इसके क्यूपियर बेल्ट के बाद आपको ऊट क्लाउड देखने को मिलेंगे, अभी पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ठीक है, वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सन हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार है और सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर बेसिकली अगर हम सन के बारे में पढ़ें तो सन अगर देखेंगे आप तो सन में बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, ठीक है, 6 पार्ट होते हैं। तो जो सबसे इनर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले इनर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको इनर कोर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद आपको रेडिएटिव जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये जोन इस तरीके से लिखे हैं जिस तरीके से यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। और फिर आपको बाहर की तरफ कन्वेक्टिव जोन देखने को मिलेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हो गए, एक इनर कोर हो गया, एक रेडिएटिव जोन हो गया और फिर कन्वेक्टिव जोन हो गया। फिर अगर हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे सबसे अंदर देखेंगे हम तो फोटोस्फीयर हो गया, उसके बाद क्रोमोस्फीयर हो गया, और सबसे बाहर वाला जो पार्ट है सन का, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसे कोरोना हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सन हैज़ 6 रीजन, रेडियो एक्टिव जोन बता दिया, कन्वेक्टिव जोन बता दिया, ठीक है, कोर बता दिया, फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, और सबसे बाहर वाला हो गया कोरोना हो गया, ठीक है। देखिए सरफेस, देखिए जो टेम्परेचर होता है सन का सरफेस का वो 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोर में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इतने टेम्परेचर पे अगर आप सन के कोर में देखोगे तो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे सन के कोर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। स्पेशली सन के जो कोर की आप बात करेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूज होता है, जो कि क्या बनाता है, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या होता है, 2 चीज़ें आपस में मिलके, ठीक है, 2 चीज़ें आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाती हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में मिलके 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके एक हीलियम एटम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो कोरोना होता है सबसे आउटर पार्ट होता है, मैंने ये आप सभी को बता दिया। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो सन का जो आउटर पार्ट होता है, जो ये कोरोना वाला पार्ट है, ठीक है, ये कोरोना वाला पार्ट है, यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है,
ये यहाँ से डस्ट एंड सोलर चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो जो सोलर फ्लेयर्स है इज ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन से निकलते हैं, और अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन क्या बोला हमने, कोरोना हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से निकलते हैं तो ये देखिए जो ये हमारे यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप सभी को पता है। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई गई है पर्पल कलर में, आप देखेंगे तो ये यहाँ तक मैग्नेटिक शील्ड है अर्थ की, ठीक है, अर्थ की यहाँ पे आप देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, जो ये सोलर विंड्स होते हैं ना, सोलर विंड्स होते हैं, ये सोलर फ्लेयर्स हम जिन्हें भी कह रहे हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पार कर लेती हैं, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी अंदर जाके अंदर चले जाती हैं। और फिर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पोल में और साउदर्न हेमिस्फीयर के पोल में ये फिर जब टकराती, आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं इनके, आयनाइज्ड हो जाते हैं ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो ये फिर एक प्रकार की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरोरल डिस्प्ले कहते हैं, जिसे हम ऑरोरल डिस्प्ले कहते हैं। और अगर ये लाइट नॉर्थ पोल पे आए तो इसे हम ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, और अगर ये साउदर्न पोल पे आए तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो किस तरीके की लाइट होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस तरीके की लाइट आपको देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। अगर ये नॉर्थ पोल पे होगी तो इसे ऑरोरा बोरेलिस कहेंगे, अगर ये साउथ पोल पे होगी तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स का मतलब ग्रीक में होता है वंडरर, ठीक है। प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्फेरिकल बॉडीज जो कि हमारे अर्थ में हमारे यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी ए सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट, ये किसी दूसरे प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, देखिए सैटेलाइट मतलब वो क्या हुआ कि सपोज ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून चक्कर लगाता है, तो मून क्या हो गया, अर्थ का सैटेलाइट हो गया। अगर ये अर्थ भी किसी दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता तो ये अर्थ प्लैनेट नहीं बल्कि क्या कहलाता है, सैटेलाइट का रहता दूसरे प्लैनेट का, ठीक है। बट प्लैनेट्स तो क्या करते हैं, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको हम प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। ड्यू टू इस, देखिए इसके अलावा इसका मास और इसकी सेल्फ ग्रेविटी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो अपने शेप को किस तरीके का बना ले, स्फेरिकल शेप का बना ले। साथ साथ में ये जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं ये दूसरे के ऑर्बिट को क्या नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो अगर इतनी जो ये चार चीज़ें लिखी गई हैं, अगर कोई स्फेरिकल बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी इन चार चीज़ों पे खरी उतर जाती है तो उसे हम प्लैनेट्स का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बात करते हैं, अब प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमने डिवाइड किए हुए हैं प्लैनेट्स को। तो कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं और कुछ को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। तो इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखोगे इनर प्लैनेट्स मतलब एस्टेरॉयड बेल्ट देख रहे हो आप यहाँ पे, इससे आगे के जो प्लैनेट हैं इनको हम इनर प्लैनेट भी कह रहे हैं या इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके बाद और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो ये चार प्लैनेट देख रहे हैं आप, इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है या गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉकी होते हैं, ठीक है, रॉकी प्लैनेट होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट कहा जाता है। जो आउटर प्लैनेट होते हैं उन्हें गैसेस प्लैनेट कहा जाता है या जाइंट प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, ठीक है। अब आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इनर प्लैनेट में क्या हुआ, एक तो इनर प्लैनेट की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, ऊपर से थोड़ा रॉकी होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। आउटर प्लैनेट गैसेस होते हैं तो इस वजह से उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
अब देखिए एक एक करके अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट जो अपनी जो एक्सिस होती है उस पर स्पिन करते हैं, ठीक है, उस पर घूमते रहते हैं। तो ये अर्थ की देखिए सपोज ये प्लेनेट है, इस प्लेनेट की एक्सिस है और इस एक्सिस पे क्या करते रहेंगे, ये रोटेट करते रहेंगे। जैसे लट्टू घूमता है ना, आप लट्टू को घुमाते हैं तो वो अपनी एक्सिस पे क्या करता है, इस तरीके से स्पिन करता है, ये रोटेट करता है, रोटेशन करता है। एक दूसरा वर्ड होता है रेवोल्यूशन, एक दूसरा वर्ड होता है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन में क्या होता है, देखिए जैसे ये सन है, ये सन है और सन का ये इलिप्टिकल बात है सपोज किसी प्लेनेट का, ठीक है, किसी प्लेनेट अर्थ मान लेते, तो अर्थ इस तरीके से घूमेगा चारों तरफ किसके, सन के, तो इसे हम रेवोल्यूशन बोल देंगे, रेवोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। और अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे इसी तरीके से घूमता रहे उसे हम रोटेशन कह लेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा दूसरे लेक्चर में, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मरकरी के 1 बाय 1 हम थोड़ा सा इन प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, सो डैट कि आपकी जो चीज़ें हैं वो छूटे ना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, कोई क्रैश कोर्स हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ेंगे, जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं उन पे ज़्यादा टाइम गवाएंगे नहीं हम, तो जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ये हमको पता ही है। इस मरकरी का अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता है। सैटेलाइट क्या होता है मैंने बता दिया, अगर किसी प्लैनेट के अराउंड कोई भी सेलेस्टियल बॉडी चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सैटेलाइट कह लेते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड मून क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो मून क्या हो गया, किसका सैटेलाइट हो गया, अर्थ का हो गया, ठीक है। तो इस जो मरकरी है नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट प्लेनेट है सन के, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। ये अर्थ का चक्कर 88 दिनों में लगाता है और ये सेकेंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। दो ये अर्थ के सबसे नज़दीक है, बट ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, इस चीज़ को याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है अर्थ का, तो आप मरकरी को वहाँ पे टिक नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। नाउ वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीनस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हॉटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट प्लेनेट इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह की गैसेस है जो इसको हॉट बनाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस की तरह है, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इस वजह से। तो हॉटेस्ट प्लेनेट है, इसको अर्थ का सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सिमिलर साइज और मास की वजह से अर्थ की तरह सिमिलर साइज है, इसका मास है, तो उस वजह से इसके अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है। सेकंड नियरेस्ट प्लेनेट है सन के, इस चीज़ को आपको याद रखना है, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली है, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, कि जो वीनस होता है, देखिए जो सारे के सारे प्लेनेट आपको देखने को मिलेंगे वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट उनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है उनकी, ठीक है। तो वो जो रोटेट करते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। बट दो ऐसे प्लेनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है उनकी घूमने की, ठीक है। तो उसमें तो एक है वीनस और दूसरा यूरेनस, ठीक है। तो एक हो गया वीनस और दूसरा हो गया यूरेनस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, किसकी, वीनस की, याद रखनी है, ठीक है। और दूसरा किसकी होती है, यूरेनस की होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कितने दिन में ये रोटेशन करता है, कितने दिन का इसका रिवोल्यूशन होता है, कितना हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके बाद हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है, आप सभी को पता है क्यों कहा जाता है ब्लू प्लेनेट, क्योंकि अर्थ में ज़्यादातर क्या है, ओशन है, और ओशन किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ब्लू देखने को मिलेगा, तो ब्लू प्लेनेट इससे कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, थर्ड नियरेस्ट टू द सन है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है 365 दिन का 365 1/4 ये क्या करता है, कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन अपना, ठीक है। और डेंसेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है अगर आपसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा अर्थ, क्योंकि इसके अंदर रॉकी मटेरियल सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से इसे डेंसेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। अर्थ के बारे में तो हम डिटेल से कवर करेंगे, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कितनी एक्सिस पे रोटेट करता है, कितना रिवोल्यूशन होता है, क्या इसकी इक्वेटर है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हल्का हल्का हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा देखिए
इसमें देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा वाटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। ब्लू प्लेनेट इसको कहा जाता है। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और सन की जो लाइट है जो अर्थ तक पहुंचने में जो समय लेती है वो लेती है 8.2 मिनट, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब मार्स की बात करते हैं। मार्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फोर्थ नियरेस्ट टू द प्लेनेट है, सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है ये, ठीक है। साइज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे रेड प्लेनेट भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पे रेड लगता है। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड, इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड है, तो इस वजह से ये रेड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके भी क्या हैं, दो सैटेलाइट हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, फोबोज एंड डीमोज, ठीक है। फोबोज और डीमोज इसके दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो लैंड मास ऑफ मार्स है वो अर्थ के सिमिलर है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये 24 आवर और 37 मिनट लेता है वन रोटेशन को कंप्लीट करने में, और 687 डे लेता है रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्स के बारे में है। अब देखिए हमने जो इनर प्लेनेट है उनके बारे में पढ़ लिया है। इनर प्लेनेट में सबसे पहले मरकरी आ गया, फिर वीनस आ गया, फिर अर्थ आ गया और फिर मार्स आ गया। ये चार हमारे इनर प्लेनेट है जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये रॉकी स्ट्रक्चर इनमें ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस प्लेनेट की है? तो मैंने बताया आपको, वो है अर्थ की, ठीक है ना। जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। साइज़ की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये प्राइमली इट इज़ मेड अप ऑफ प्राइमली गैसेस से बना हुआ है। हमने अगेन बोला था ये जोवियन प्लेनेट या गैसियस प्लेनेट इनको कहते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर क्या होती है, गैस ही होती है। तो प्राइमली ऑफ ए गैसेस से बना है, इसीलिए जाइंट गैस प्लेनेट कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? जाइंट गैस प्लेनेट कहा जाता है। देखिए कितना रोटेशन में टाइम लेती है, कितना रिवोल्यूशन में टाइम लेती है, ये नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि जुपिटर हैज़ ए फेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट। अब देखिए एक फेंट रिंग सिस्टम टाइप का होता है इसके अराउंड, ठीक है। एक मिनट देखिए, फेंट रिंग सिस्टम टाइप का होता है इसके अराउंड, ये आप देख रहे होंगे। तो इसके अगर आपसे पूछा जाए कि फेंट रिंग सिस्टम किसके अराउंड होता है, कौन से प्लेनेट के अराउंड होता है, तो आप बोलेंगे जुपिटर के अराउंड आपको फेंट रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फेंट रिंग सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किसके अराउंड? जुपिटर के अराउंड, ठीक है। दे आर मोस्टली कंप्राइज ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो जो फेंट रिंग सिस्टम है तो वो किससे बना हुआ होता है? डस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। जुपिटर हैज़ 67 कन्फर्म सैटेलाइट। देखिए ये थोड़ा ओल्ड डेटा है। पीसीएस में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि टोटल कितने सैटेलाइट हैं जुपिटर के, क्योंकि ये बदलते रहते हैं जैसे जैसे डिस्कवरी होती रहती है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गैनीमेड है वो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। तो गैनीमेड पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, तो आप बोलोगे जुपिटर का है। और सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट यानी सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है सोलर सिस्टम में, तो आप बोलोगे गैनीमेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए जो सैटर्न की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें रिंग प्लेनेट इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रिंग प्लेनेट कहा जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसके अराउंड आपको ये रिंग दिख रही होगी ना, एक मिनट है, इसके अराउंड ये आपको रिंग दिख रही होगी, तो इसको इसलिए रिंग प्लेनेट कहा जाता है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सैटर्न के चारों तरफ आपको ये रिंग देखने को मिल रही होगी, तो इस वजह से इसको रिंग प्लेनेट यहाँ पे आपका कहा जाता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखिए सैटर्न इज़ द 6th प्लेनेट फ्रॉम द सन, 6वां प्लेनेट है सन से, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, ये आपको पता ही होगा। और रिंग प्लेनेट क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सैटर्न इज़ द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम जिसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, वो है अर्थ की। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो वो है सैटर्न की। वो है किसकी? सैटर्न की। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सैटर्न के भी अपने सैटेलाइट है, ठीक है, सैटर्न के भी अपने सैटेलाइट है। तो इसका जो सैटेलाइट है वो टाइटन सैटेलाइट है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप ध्यान रखिए कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, ये है सैटर्न का सैटेलाइट है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं यूरेनस। देखिए पहले तो ये कैसे लग रहा है, ब्लूइश लग रहा है। ये कैसे लग रहा है, ब्लूइश लग रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि ये ब्लूइश ग्रीन कौन सा सैटेलाइट है, तो आपको बोलना है कि ये यूरेनस है। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में प्राइमरी क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लूइश ग्रीन दिखता है, ठीक है। यूरेनस की भी क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है। यूरेनस की भी क्या होती है, रिंग होती है, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये इस तरीके से रिंग देखने को, एक मिनट है, आपको यहाँ पे रिंग देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे आपको रिंग देखने को मिल रही होगी इस तरीके से। तो यूरेनस में भी क्या होती है, रिंग होती है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्लेनेट है जिसके चारों तरफ आपको रिंग देखने को मिलेगी। तो सैटर्न मैंने आपको बता दिया और यूरेनस इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि जो यूरेनस है वो किस तरीके से रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जबकि यूरेनस और वीनस इसका उल्टा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो ये यूरेनस है ना, जैसे जैसे देखिए सन की तरफ नज़दीक पहुंचता है ना, सन की तरफ नज़दीक पहुंचता है, तो ये मतलब लेट सा जाता है, इस तरीके से लेट सा जाता है। तो इसकी ज़्यादातर जो सनलाइट है ना वो पोल्स पे ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ज़्यादातर जो इसकी सनलाइट है, देखिए द प्लेनेट इज ऑलमोस्ट लाइंग ऑन इट्स साइड एज इट्स गोज अराउंड द सन, ठीक है। सनलाइट दस रिसीव मोस्टली इन द पोलर एरिया, इसलिए इसकी जो ज़्यादातर जो सनलाइट है वो पोलर एरिया में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन आर द मेजर गैसेस इन द इट्स एटमोसफियर, ठीक है। अब देखिए जो यूरेनस जो नेम पड़ा है वो एक ग्रीक गॉड के नाम से पड़ा है, ठीक है। ग्रीक गॉड है स्काई का, ठीक है। तो आसमान का जो ग्रीक गॉड होगा उसके नाम पे पड़ा है, ठीक है, यूरेनस नाम। तो इतना हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमें ज़रूरत थी वो हमने पढ़ लिया। नाम नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। नेपच्यून क्या है, लास्ट प्लेनेट है। नेपच्यून क्या है, लास्ट प्लेनेट है, ठीक है, लास्ट है। इसके अलावा इसके भी कुछ सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ सैटेलाइट होते हैं। तो आपको ट्राइटॉन करके जो सैटेलाइट मिलेगा ये नेपच्यून का देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा 8th पोजीशन पे, और उस वजह से ये सबसे कोल्डेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा ठंडा देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नेपच्यून वाज द फर्स्ट प्लेनेट लोकेटेड थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सबसे फर्स्ट प्लेनेट किसको लोकेट किया गया था, तो डेट वाज नेपच्यून, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहता हूँ सोलर सिस्टम पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से, वहाँ पे जो पिक्चर थी वहाँ पे मैं ले जाना चाहता हूँ आपको। तो वो पिक्चर थी यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो पिक्चर थी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये हमारे इनर प्लेनेट है और ये आपके आउटर प्लेनेट है, जिन्हें हम जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट्स देखने को मिल रही होगी, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या है देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट में जो ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये रॉकी पार्टिकल्स हैं, ये रॉकी पार्टिकल्स हैं। ये कैसे रॉकी पार्टिकल्स हैं, और ये रॉकी पार्टिकल कुछ इतने बड़े और स्फेरिकल हैं, ठीक है, जो कि लगभग किसके बराबर है, ड्वार्फ प्लेनेट के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, ड्वार्फ प्लेनेट्स के बराबर है। मतलब प्लेनेट्स के बराबर तो नहीं है, प्लेनेट से क्या है, छोटे हैं, प्लेनेट से क्या है, ये छोटे हैं। और जो ये एस्टेरॉइड्स हैं ये भी किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये भी सन की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट में हमें एक ड्वार्फ प्लेनेट देखने को मिलता है जिसे हम सीरस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं। इसके अलावा आप नेपच्यून के बाद देखोगे तो नेपच्यून के बाद जैसे पहले हमें प्लूटो को हम क्या बोलते थे, प्लेनेट कहते थे, 9 प्लेनेट हम पहले कहा करते थे, बट नाउ प्लूटो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। अब नेपच्यून के बाद, प्लूटो के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्यूपियर बेल्ट में देखने को मिलेगी। ये क्यूपियर बेल्ट है ना, बिल्कुल आईसी है, बिल्कुल आईसी है, आईसी होगी क्योंकि बहुत दूर है, सन से बहुत ज़्यादा दूर है।
तो ये जो यहाँ पे ये हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल आइसी पार्टिकल हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्यूपर बेल्ट के बाद भी हमें कुछ क्लाउड्स जैसे आइसी क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ऊट क्लाउड बोलते हैं, जिसे हम ऊट क्लाउड्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। लोकेशन देखिए किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीज़ों को लोकेट कर पाओ। ठीक है, तो मैंने इनकी लोकेशन आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, तो ड्वार्फ प्लेनेट आपको बता दिया। तो देखिए ड्वार्फ प्लेनेट वो होते हैं ना, देखिए ड्वार्फ प्लेनेट का तो अपना एक फिक्स्ड वो नहीं होता है, क्या इलिप्टिकल पाथ नहीं होता, फिक्स अपना इलिप्टिकल पाथ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ड्वार्फ प्लेनेट में आपको 5 ड्वार्फ प्लेनेट देखने को मिलेंगे, जैसे सीरियस हो गया, ये मैंने अभी बताया आपको, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में देखने को मिलेगा, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्लूटो हो गया, ठीक है, ह्यूमियो हो गया, प्रोनाउंस में अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, एक हो गया मेक हो गया, और इरिस हो गया। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं और इनमें से कोई आता है, इनमें से कौन ड्वार्फ प्लेनेट नहीं होगा, अगर ये दिए रहेंगे, एक नहीं दिया रहेगा, तो आप अब आसानी से पता कर पाओगे कि इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लेनेट है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में भी आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कुछ पढ़ते हैं, यहाँ पे एक तो पढ़ते हैं यहाँ पे किसके बारे में, कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे मीटेरॉइड्स के बारे में, मीटेरॉइड के बारे में, मीटियोर के बारे में, और मीटेराइट के बारे में। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये लेक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कॉमेट क्या होते हैं, देखिए कॉमेट क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए कॉमेट क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, आईसी होते हैं। ठीक है, आईसी होते हैं, आईसी डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और ये किसके चारों तरफ घूमते हैं, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जब ये सन के चारों तरफ जाते हैं, सन के नज़दीक जाते हैं, सब सन के नियर जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, और इनसे एक लाइट जैसे निकलती है। ठीक है, ठीक है, इनकी जो पूंछ है वो जल जाती है, और फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये एक कॉमेट है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे जो हमारे पास नॉन कॉमेट है वो है हैली कॉमेट। ठीक है, वो क्या है, हैली कॉमेट है, जो कि सबसे पहले 1976 को देखने को मिला था। ठीक है, 1976 को देखने को मिला था। ठीक है, अब ये जो हैली कॉमेट है, अब ये बहुत सालों बाद हमें देखने को मिलेगा, तकरीबन ये 76 ईयर बाद हमें देखने को मिलेगा, 76 ईयर बाद देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, इन 3 चीज़ के बारे में जानना कि मीटेराइड्स क्या होते हैं, मीटियोर क्या होते हैं, और मीटेराइड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे मीटेराइड की। ठीक है, मीटेराइड की, उसके बाद बात करेंगे मीटियोर की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे मीटेराइड की। ठीक है, मीटियोराइड की। अब देखिए क्या होते हैं, देखिए जो ये मीटेराइड होते हैं ना, ये किस तरीके से, ये एक प्रकार से एस्टेरॉइड की तरह होते हैं, बट ये एस्टेरॉइड से छोटे पार्टिकल होते हैं। ये देख रहे होंगे, ये रॉकी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये देखिए इस एस्टेरॉइड से क्या है, छोटा देखने को मिल रहा होगा आपको। तो एक चीज़ तो अंतर ये है, और ये क्या होते हैं, चारों तरफ यूनिवर्स में, चारों सोलर सिस्टम में चारों तरफ किसके घूमते हैं, सन के घूम रहे हैं। जब ये मीटेराइड क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं, जब ये मीटेराइड जब हल्के होते हैं और फॉल होते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, तो इनको कहा जाता है, ये मीटेराइड जब फॉल होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन्हें कहा जाता है मीटियोर कहा जाता है। और क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये क्या होते हैं, जल जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, ये जल जाते हैं, जिन्हें आपने ये क्या बोलते हैं, फॉलिंग, ये जो तारा बोलते हैं ना, गिरता हुआ तारा हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो ये गिरता हुआ तारा मीटियोर को ही कहा जाता है जब ये जल जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो ये मीटियोर होते हैं ये अच्छे से जल नहीं पाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, ये कहाँ आ जाते हैं, ये अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मीटेराइड कहते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, मीटेराइड कहते हैं। अब मीटेराइड देखिए इतने आसमान से गिर रहा है और ये ज़मीन पे गिर रहा है। ठीक है, तो इतनी ऊपर से गिर रहा है, इतने ऊपर से गिर रहा है, तो जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो ये गड्ढा जैसे बनाएगा, ये क्या बनाएगा, गड्ढा जैसे बनाएगा, जिसे हम क्रेटर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है,
अब ये जो क्रेटर है ना, इस क्रेटर मतलब ये गड्ढा डिप्रेशन हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कभी कभी पानी भर जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्रेटर लेक आपको देखने मिलेगी, जैसे बुल्दाना में है, लोनार बुल्दाना में एक लेक है, ठीक है, बुल्दाना में एक लेक है, उसे हम क्रेटर लेक कहते हैं। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में एक बुल्दाना में एक लेक है, ठीक है। आई थिंक मैं उसका नाम ध्यान से नहीं याद कर पा रहा हूँ, तो शायद इट इज़ अ लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक है बुल्दाना में, तो इसको भी हम क्रेटर लेक कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर सर्च करिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी से किस तरीके से गैलेक्सीज बनी, स्टार बने, प्लेनेट बने। आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थ का जो लिथोस्फीयर बना, अर्थ का जो क्रस्ट था वो किस तरीके से, पहले किस तरीके का क्रस्ट था, अब आज की डेट में जो क्रस्ट है वो किस तरीके से बना, एटमॉस्फेयर किस तरीके से चेंजेस हुए, और धीरे धीरे इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर हम ये ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लें, और साथ साथ में ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स के साथ हम दूसरा क्रैश कोर्स हिस्ट्री या ज्योग्राफी का भी साथ साथ में लेके आएंगे, ताकि जो आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, और साथ साथ में जब लास्ट में आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। तो अगर आपको ये चीज़ें, जो ये फर्स्ट लेक्चर है, अगर वो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कमी भी रह गई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सिविल एग्ज़ाम के जो ये लेक्चर आते रह रहे हैं, इनको अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है आपके लिए, अगर आपकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ इनको शेयर भी करते जाइए आप साथ साथ में। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।